हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुरभि अपनी सास सुमन और अपने पति आदर्श के साथ 5 नंबर के फ्लैट में रहती थी। सुरभि बहुत ही सुंदर लड़की थी जिसे अपने फिटनेस का पूरा ख्याल था और वो रोज ही अपने बालकनी की खिड़की के पास खड़ी होकर एक्सरसाइज किया करती थी। पर इतनी सुंदर और फिट होने के बाद भी वो अपने पति से खुश नहीं थी, क्योंकि आदर्श एक बहुत ही अनरोमांटिक किस्म का व्यक्ति था और पूरा दिन बस काम में ही लगा रहता था, जिस वजह से सुरभि काफी अकेला महसूस करती है। और एक दिन वो एक्सरसाइज कर रही होती है कि तभी उसकी नजर खिड़की के सामने वाली बिल्डिंग पर जाती है, जहाँ एक रवि नाम का लड़का उसे देखकर ठंडी आहें भर रहा था। हाँ, क्या है? क्या देख रहे हो ऐसे? लड़की नहीं देखी कभी? माई सेल्फ रवि, मैं तो आपसे ही बात करने का वेट कर रहा था। और हाँ, लड़कियां तो देखी हैं, पर आप जैसी नहीं देखी। रवि की बात सुनकर सुरभि अंदर आती है, जहाँ उसकी सास आकर उसको बोलती है, अरे सुरभि, लगता है तू आदर्श को खुश नहीं रख पाती, तभी तो तेरा पति तुझसे कम और अपने काम से ज्यादा प्यार करता है। आप तो रहने ही दीजिए माँ जी। अगर मुझे पता होता ना कि आदर्श जी ऐसे हैं, तो मैं तो शादी ही ना करती उनसे। हाँ हाँ, जुबान ही इतनी लंबी चलती है जिसकी कोई हद ही नहीं है। एक पति को तो कंट्रोल किया नहीं जाता, आई बड़ी शादी ना करने वाली। जरा ये ज्ञान अपने बेटे को भी दिया करो ना, उसे भी थोड़ा समझाओ कि पत्नी नाम की भी कोई चीज होती है जिसकी कोई जरूरतें होती हैं। इतना कहकर सुरभि अपने कमरे में जाती है और नहा धोकर तैयार हो जाती है। तभी वो देखती है कि उसके कमरे के सामने वाले घर की खिड़की पर एक ध्रुव नाम का लड़का उसे लगातार देखे जा रहा था। वो खिड़की के पास जाती है और उससे बोलती है, क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो और ये मुंह से राल टपका रहे हो? हाँ, अरे आप जैसी हसीना पूरे सोसाइटी में नहीं है। सुरभि गुस्से से खिड़की बंद कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुरभि रात को रसोई में बर्तन धो रही होती है। तभी वो देखती है कि सामने वाली बिल्डिंग में अपनी बालकनी में खड़ा हुआ गौतम नाम का लड़का उसे देख रहा है और इशारे से कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। सुरभि गुस्से से फिर से खिड़की बंद कर देती है और वापस अपने कमरे में आ जाती है, जहां उसका पति आराम से सो रहा होता है, जिसे देखकर सुरभि मन ही मन सोचती है, यार हद ही हो गई है। आखिर कब तक मैं अपने ही पति के प्यार के लिए तरसती रहूंगी? आखिर मेरी भी कोई जिंदगी है, मुझे भी अपने तरीके से जीने का हक है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो सबको नोटिस करने लगती है। और एक सुबह वो अच्छे से तैयार होकर अपनी बालकनी में जाती है और रवि की तरफ देखकर हाथ हिलाती है। हेलो रवि, क्या कर रहे हो? हाय, हम तो अपने पड़ोसन के इंतजार में तड़प रहे हैं। सुरभि मुस्कुराकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और ध्रुव से बात करती है। हाय, कितनी देर लगा दी आपने अपने एक दीदार में। क्यों, वेट करना पसंद नहीं है क्या? ध्रुव से बात करते करते सुरभि को टाइम का पता ही नहीं चलता और रात हो जाती है और वो रसोई में चली जाती है, जहाँ पर वो काम के साथ साथ गौतम से भी बात करने लगती है। ये तुम्हारे नाजुक से हाथ काम करके थकते नहीं है क्या? थक तो जाते हैं, पर कोई है ही नहीं जो देख सके। इस तरह सुरभि अपने तीनों खिड़की वाले पड़ोसियों से अलग अलग टाइम पर बात करना शुरू कर देती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। जब घर पर कोई नहीं होता था तो सुरभि तीनों में से किसी एक को अपने घर पर बुला लिया करती। ऐसे ही एक दिन जब घर पर कोई नहीं था तो सुरभि तीनों को अलग अलग टाइम पर अपने घर बुलाती है। वो बहुत देर तक रेडी होकर उनका इंतजार करती है कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है और रवि आता है। हाय, कितना सुकून है यार तुम्हारी बाहों में। सच में दिल खुश हो गया यार। तभी तो इतना लेट हो गए।
दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि फिर दरवाजे की घंटी बजती है। सुरभि दरवाजे में बने हॉल से बाहर झांकती है और बाहर गौतम होता है। डार्लिंग, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? और कौन है बाहर? वो मेरे पति है बाहर। तुम एक काम करो, जल्दी से मेरे कमरे में जाकर ना सोफे के पीछे छुप जाओ। रवि को छुपाकर सुरभि जल्दी से दरवाजा खोलती है। क्या हुआ जान, इतना टाइम क्यों लगा दिया? सब ठीक तो है ना? ठीक कैसे हो सकती हूँ? भला इतनी देर भी कोई इंतजार करवाता है क्या? दोनों किस कर ही रहे होते हैं कि तभी फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। सुरभि दरवाजे में बने हॉल से बाहर देखती है तो बाहर ध्रुव होता है। गौतम, मेरी जान, तुम्हें छुपना होगा। वो ना मेरा पति आ गया है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो बहुत बवाल हो जाएगा। तुम एक काम करो, जल्दी से जाकर ना बाथरूम में छुप जाओ। वो जल्दी से गौतम को छुपा कर एक बार फिर से दरवाजा खोलती है। ओ आई एम रियली सॉरी, मैं लेट हो गया थोड़ा सा। इट्स ओके। अरे यार, जब इतना लेट हो गए थे तो थोड़े और लेट हो जाते। तुम्हारे लिए एक सॉन्ग। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जान, पास आओ ना, दूर क्यों खड़ी हो? ध्रुव जैसे ही सुरभि का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है तभी पास में रखा फ्लावर पॉट नीचे गिर जाता है, जिसका शोर सुनकर दोनों अपनी अपनी जगह से निकलकर बाहर आ जाते हैं और तीनों का आपस में आमना सामना होता है। इन दोनों में से तुम्हारा पति कौन है? क्या तुम इसके पति नहीं हो? अरे मुझे तो लगा तुम हो इसके पति। बकवास बंद करो तुम दोनों। तुम बताओ सच क्या है? क्या हो रहा है? ये कौन है? ये तभी वहाँ सुरभि का पति और उसकी सास आ जाती है, जो सारी बातें सुन लेते हैं और आदर्श जोरों से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम तीनों में से कोई इसका पति नहीं है, क्योंकि इसका पति मैं हूँ और ये मेरी पत्नी है। आदर्श की बात सुनकर वो तीनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तुम हमें धोखा दे रही थी सुरभि। जवाब दो ना सुरभि, अब चुप क्यों हो? शर्म नहीं आई मेरे साथ विश्वासघात करते हुए? अरे शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बीवी बोलते हुए। अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो ये सब किया तुमने? प्यार? अरे किस प्यार की बात कर रहे हैं आप आदर्श जी? वो प्यार जो आज तक आपने मुझे कभी दिया ही नहीं। आपके पास मेरे लिए वक्त तो कभी था ही नहीं। आपको प्यार था तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से। आप तो भूल ही गए थे कि आपकी कोई पत्नी भी है और आज आपको याद आ रहा है। देखा बेटा, मैं ना कहती थी कि ये निर्लज लड़की तुझे धोखा दे रही है। आप तो रहने ही दीजिए माँ जी। जो कुछ भी हुआ है ना, आप ही की वजह से हुआ है। आपके ताने देने की वजह से ही मैं बाहर खिड़की पे जाकर खड़ी हो जाती थी, जिसके चलते मेरा इन लोगों से बात होना शुरू हो गया। जो खुशी मुझे मेरे परिवार से चाहिए थी वो मैं बाहर के लोगों में ढूंढती रही। और हाँ, मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। तीनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। साथ ही आदर्श को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो सुरभि से माफी मांगता है। वक्त बीतता जाता है। अब आदर्श उसे अच्छे से पूरा टाइम देता है और उसे बेहद प्यार भी करता है। साथ ही वो दोनों अपने जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। नैना एक बहुत ही प्यारी और समझदार लड़की थी। साथ ही वो घर के हर काम काज में पूरी तरीके से सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत ही छोटी थी। वो जब भी हंसती तो उसकी आंखें बंद हो जाती थी और वो ऐसे ही हंसते हुए बहुत ही क्यूट लगती थी। उसके परिवार में उसकी मम्मी शिप्रा और पापा ढूंगर रहते थे। ऐसे ही एक दिन नैना अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर कॉमेडी मूवी देख रही होती है। तभी नैना उस मूवी को देखते हुए बहुत ही ज्यादा हंसती है और ये देखकर उसके मम्मी पापा उससे बोलते हैं, देखिए ना नैना के पापा, हमारी बेटी कितनी खुश है और हंसते हुए कितनी प्यारी लगती है जब इसकी छोटी छोटी आंखें बंद हो जाती हैं। पापा देखिए ना, कितना फनी सीन है। मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। हाय, कितना मजा आ रहा है।
हाँ हाँ लाडो, बहुत फनी सीन है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन नैना का हॉट चॉकलेट पीने का बहुत मन करता है। वो पास ही के सीसीटी में हॉट चॉकलेट पीने चली जाती है, जहाँ एक विराट नाम का लड़का उसके पास आता है और पूछता है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपके साथ यहीं बैठ सकता हूँ? ओके, बैठ जाओ। थैंक्स। यू मोस्ट वेलकम। वैसे क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मैंने तुम्हें अपने साथ बैठने की परमिशन दी है, इन्वेस्टिगेशन करने की नहीं। ओके, कूल डाउन। इतना हाइपर होना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तभी वेटर आ जाता है और विराट उसे अपना ऑर्डर देकर कॉफी मंगवाता है। वेटर के चले जाने के बाद विराट के व्हाट्सएप पर एक जोक आता है, जिसे पढ़कर वो जोर जोर से हंसने लगता है। और नैना उसे देखती है कि जब विराट हंसता है तो उसकी आंखें भी बिल्कुल छोटी हो जाती हैं और बंद हो जाती हैं। तभी अचानक नैना उससे कहती है, अरे यार, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हंसते हो। मतलब? देखो देखो, तुम्हारी भी आंखें ना मेरी आंखों की तरह बंद हो जाती है जब तुम हंसते हो। तो एकदम छोटी छोटी आंखें हैं तुम्हारी भी। मतलब तुम भी ऐसी हो? अरे यार, मतलब हम दोनों एक ही जैसे हैं। अच्छा, वैसे सॉरी हाँ, मैंने थोड़ा रूडली बात किया तुमसे। इट्स ओके, कोई भी लड़की होती तो शायद ऐसे ही बोलती। बाय द वे, माय नेम इज विराट। माय नेम इज नैना। ओ नैना, सलमान खान की मूवी वाले दगाबाज नैना तो नहीं है ना? डोंट माइंड, आई एम जस्ट किडिंग। नो नो, इट्स ओके, आई नो यू आर किडिंग। इस तरह दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। बात करते करते दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो एक दूसरे से अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। दोनों की बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं और शादी करने का फैसला करते हैं। साथ ही अपने अपने घर वालों को इस फैसले के बारे में बता देते हैं। दोनों के घर वाले आपस में बात करके उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही समय बाद नैना और विराट की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता है। नैना अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन उसकी सास कमला उससे बोलती है, अरे ओ करमजली, किधर मर गई? अरे बेशरम, दोनों वक्त मिल रहे हैं। तेरी माँ जलाने आएगी क्या शाम का दीपक? आई माँ जी, बस चाय बना रही थी। अरे यो नासपीटी, जरा जल्दी हाथ चलाया कर। हाँ हाँ माँ जी, जा रही हूँ। इस तरह वो मंदिर में शाम का दीपक जलाकर पूजा कर लेती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। नैना घर में पोछा लगा रही होती है कि तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है और उसका पैर फिसल जाता है। साथ ही वो धड़ाम से गिर जाती है। माँ जी, आप तो फिसल गई। मर गई रे, मार डाला। इतना गीला पोछा कौन लगाता है कलमोही? बेशरम, हंसती है मुझे देखकर। माफ कीजिए माँ जी, आइए उठिए, मैं आपके पाँव में बाम लगा देती हूँ। और ये कैसे दांत फाड़ रही है तू? अपनी आंखें देखी हैं, अंदर ही धस जाती हैं सारी। माँ जी, मेरी आंखें तो बचपन से ही ऐसी हैं, छोटी, और जब हंसती हूँ तो बिल्कुल ही बंद हो जाती है। लगता है आंखें छोटी होने के साथ साथ कमजोर भी हैं। दिख ही नहीं रहा है कि मुझे चोट लग गई है। सॉरी ना माँ जी, प्लीज चलिए मैं आपको बाम लगा देती हूँ। ऐसे ही समय बीतता जाता है। उस दिन के बाद से कमला अपनी बहू को आंखें छोटी होने की वजह से बहुत ताने दिया करती थी, पर नैना अपनी सास की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मानती थी। एक दिन नैना रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी उसकी सास बोलती है, अरे कितनी देर लगाएगी खाना बनाने में? आँख बंद करके तो खाना नहीं बना रही कहीं? क्यों माँ जी,
आपके कहने का क्या मतलब है? हाँ, आपने अपने बेटे को देखा है? जब वो हंसता है तो उसकी भी आंखें बंद हो जाती हैं। अरे नालायक, तुझे शर्म नहीं आती क्या अपने ही पति का मजाक उड़ाते हुए? तो फिर माँ जी, आपको भी शर्म आनी चाहिए अपनी बहू का मजाक बनाते हुए। तेरी ये मजाल, तू मुझसे जुबान लड़ा रही है। मैंने गलत क्या कहा था? कामगा मेरे चाटा मार दिया। इतने में विराट वहाँ आता है और ये सब कुछ देख लेता है। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? आपने इस तरह नैना पर हाथ क्यों उठाया? वाह बेटा वाह, तूने मुझे हाथ उठाते हुए तो देख लिया, मगर ये नहीं देखा कि तेरी बीवी कैसे मुझसे जुबान लड़ा रही थी। विराट जी, माँ जी झूठ बोल रही है। मैंने कुछ नहीं बोला था। माँ जी ने मेरे मम्मी पापा के बारे में बोला और उल्टा मुझे ही सुना रही है। भला मैं क्यों सुनूं अपने मम्मी पापा के बारे में? देख, नहीं तो देख ही ले आज कि तेरी बीवी की जुबान कैसे कतर कतर कैंची की तरह चल रही है। तो माँ, इसने गलत क्या कहा? आपने इसके माता पिता के बारे में क्यों बोला? वो मैं बताती हूँ विराट जी, मेरी आंखें छोटी है ना, इसीलिए कह रही थी। छोटी आंखें? माँ, आपने इतनी सी बात के लिए नैना को इतना सुनाया? अरे उसके साथ ये सब किया? ऐसी आंखें तो माँ मेरी भी हैं, तो क्या आप मुझे भी ऐसा बोलेंगी? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मुझे माफ कर दे बेटा, बहू तो भी मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे पहचानने में देरी कर दी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे तेरे माँ बाप को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था बहू, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं माँ जी, आपने मुझे अपना समझ लिया और आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। बहू, तूने मुझे माफ तो कर दिया ना? माँ जी, भूल जाइए ना अब इन सारी बातों को और एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं परिवार की। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है। नैना अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है और सबका खूब ख्याल रखती है, जिसके बाद सभी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और साथ ही बैठकर कॉमेडी मूवीज को एंजॉय भी करते हैं। मोना एक बहुत ही सेंसिबल और सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की थी। साथ ही वो घर का काम करने में बहुत ही माहिर थी। लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उसका एक हाथ कट गया था, जिस वजह से वो हमेशा एक हाथ से ही काम किया करती थी। परिवार में उसकी मम्मी रेखा और पापा प्रेम रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन मोना अपने कॉलेज से वापस घर आ रही होती है कि तभी एक प्रशांत नाम का लड़का उसको पीछे से आवाज देता है, जिसे मोना मन ही मन प्यार किया करती थी। हे मोना, रुकना जरा। हाँ प्रशांत, बोलो। वो यार, तुम मेरा एक काम करोगी? हाँ, क्या काम है बताओ। वो मुझे ना फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाना था, तो क्या तुम मेरा असाइनमेंट कर दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर बना दूंगी तुम्हारा असाइनमेंट। ये लो, और कल लेके आ जाना। ओके, बाय। ऐसे ही अगले दिन कॉलेज में मोना उसका असाइनमेंट कंप्लीट करके दे देती है। प्रशांत भी आए दिन मोना से अपना काम करवाता और खुद मटर गश्ती करता रहता। ऐसे ही एक दिन मोना हिम्मत करके प्रशांत के पास जाती है। प्रशांत अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। तभी मोना उससे बोलती है, प्रशांत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। वो प्रशांत, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। पागल वागल हो क्या? मतलब मैंने तुमसे 2-4 असाइनमेंट क्या बनवा लिए? तुमने सोचा मैं तुम्हारे बाप का माल हूँ जो तुम जैसी अपाहिज लड़की से शादी कर लेगा? ये सुनकर मोना का दिल टूट जाता है और वो रोते रोते अपने घर चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, पर मोना प्रशांत की कही बातों को भूल ही नहीं पाती। साथ ही मोना के एक हाथ की वजह से कहीं उसके रिश्ते की बात नहीं बन पा रही थी। उसके माता पिता को अपनी बेटी की शादी की चिंता और ज्यादा सताने लगी थी, जिसके चलते वो मोना का wedding.com पर प्रोफाइल बना देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद wedding.com से युवराज नाम के एक बहुत ही हैंडसम से लड़के का मोना के पास फोन आता है।
जिसकी पहली बीवी उसे डाइवोर्स दे चुकी थी। हेलो। हेलो मोना जी, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी। आप बहुत अच्छी हो और मुझे पसंद आई हो। थैंक यू। मेरे पापा ने मुझसे बिना पूछे ही मेरा प्रोफाइल अपलोड कर दिया था। कोई बात नहीं, पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और मिलना चाहता था। देखिए मिस्टर यूवी, मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई एम रियली सॉरी। मोना जी, आप मुझे एक मौका तो दे सकती हो ना, सिर्फ एक, एज अ फ्रेंड ही सही, बट प्लीज। ओके, बट ओनली फ्रेंड्स। हाँ। थैंक्स। बाय द वे, माय नेम इज युवराज, बट प्यार से मुझे सब यूवी बोलते हैं। ओह, वैसे आप क्या करते हैं? जी मेरा खुद का बिजनेस है। कुछ ही दिनों बाद दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों की बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपने पास्ट के बारे में सब बता देते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। साथ ही युवराज को मोना के एक हाथ ना होने की वजह से भी कोई परेशानी नहीं थी। दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला लेते हैं, लेकिन यूवी की मां विमला इस रिश्ते के लिए अपनी मंजूरी नहीं देती। युवराज अपनी मां के खिलाफ जाकर मोना से कोर्ट मैरिज करता है और उसे अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाता है। मोना को अपनी बहू के रूप में देखकर विमला का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। आए हाय, अरे नास पीटे, बाकी की लड़कियां मर गई थी क्या, जो इस टुंडी और एक हाथ वाली से ब्याह कर लाया? माँ, मैं मोना से बहुत प्यार करता हूँ और वो जैसी भी है मुझे बहुत पसंद है। आपको कोई हक नहीं है मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप कहने का, और आपकी भलाई इसी में है आप मोना को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लें। अरे मैं और इस एक हाथ वाली को मर जाऊंगी, लेकिन इसको कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? शुभ शुभ बोलिए ना। अरे नास पीटी, जब तेरी जैसी अशुभ आ गई है तो शुभ क्या होगा? आते ही घर में मेरे और मेरे बेटे के बीच फूट डलवा दी। बस माँ, चुप हो जाइए अब। मोना, तुम आओ, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। मोना घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। वो अपने एक हाथ से घर का सारा काम किया करती थी। विमला उसकी किसी भी काम में कोई मदद नहीं करती थी। वो हमेशा ही मोना के किए काम में कोई न कोई कमी निकालकर उसे खरी खोटी सुनाती रहती थी। ऐसे ही एक सुबह विमला अपने कमरे से बाहर आ रही होती है कि अचानक से विमला के सामने मोना आ जाती है, जिसे देखकर वो बुरा सा मुंह बना लेती है। आए हाय, अरे सत्यानाश हो तेरा, सुबह सुबह तेरा मनहूस चेहरा ही देखना था क्या मुझे? माँ जी, क्या कह रही हैं आप? मैं आपका दिन क्यों खराब करूंगी? मैं तो वैसे ही यहाँ से निकल रही थी और आप अचानक से मेरे सामने आ गई। इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ हाँ, सब जानती हूँ। अरे तेरी जैसी बहू होने से अच्छा था कि मेरा बेटा अकेला रहता। सारे मोहल्ले में मजाक बना दिया इसने हमारा। माँ जी, आप हमेशा ही ऐसा क्यों कहती है? आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है अगर मैं ऐसी हूँ तो? चल हट मेरे आगे से। अपना ये रोना धोना युवराज को ही दिखाइयो, मेरे आगे नहीं चलेगा ये सब। वक्त बीतता जाता है और विमला के ताने दिन पर दिन बढ़ते ही जाते हैं। विमला अपनी बहू के गुणों से तो बहुत खुश थी, पर जब भी वो उसका कटा हुआ हाथ देखती, उसका गुस्सा फिर से रफ्तार पकड़ लेता था। ऐसे ही एक दिन विमला सीढ़ियों से उतर रही होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर मोना आती है और अपनी सास की ऐसी हालत देखकर बहुत घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी वो अपनी कार निकालती है और अपनी सास को एक हाथ से ड्राइविंग करके हॉस्पिटल ले जाती है और यूवी को कॉल करके हॉस्पिटल बुलाती है। तभी यूवी वार्ड में डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर मेरी माँ कैसी है? तो युवराज, अब वो ठीक है। अच्छा हुआ जो आपकी वाइफ टाइम पर आपकी मदर को एक हाथ से ड्राइविंग करके यहाँ ले आई, वरना उनका ब्लड बहने से उनकी मौत भी हो सकती थी। ऐसे ही विमला
डॉक्टर और युवराज की सारी बातें सुन लेती है और तब उसे बहुत पछतावा होता है और युवराज से वो कहती है कि मोना को बुलाए। तभी मोना जब वहाँ आती है तो बोलती है, युवी माँ ठीक तो है ना? बहू मैं ठीक हूँ, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कितना धिक्कारा, तेरे गुणों को कभी नहीं समझ पाई। मुझे तुझसे अच्छी बहू कहीं नहीं मिल सकती बेटा। अरे नहीं माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने जो किया ये तो मेरा फर्ज है। आपने मुझे दिल से अपना लिया, मुझे अपनी बहू कह दिया। इससे बड़ा सुकून मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। इस तरह विमला को समझ आ जाता है कि कभी भी किसी की कमी से नहीं बल्कि उस इंसान की खूबी से उसे पहचानना चाहिए। अब वो मोना को पूरा मान सम्मान देती है और उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। साथ ही दोनों सास बहू मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभालती हैं, जिसके बाद सभी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अनोखी एक अच्छे पढ़े लिखे घर की लड़की थी, जहां उसके घर में उसकी माँ सुनीता देवी और पिता विनोद रहा करते थे। उसके माँ बाप उसको कभी भी किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते थे। अनोखी को बचपन से ही टैटू बनवाने का बड़ा शौक था। जब भी उसका मन करता वो टैटू बनवा लिया करती थी, कभी हाथ पर तो कभी गर्दन पर। वो हमेशा से ही पढ़ाई पूरी होने के बाद एक टैटू आर्टिस्ट बनना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन, माँ अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, तो क्या अब मैं टैटू आर्टिस्ट बनने की तैयारी कर सकती हूँ? कर लेना, पर शादी के बाद। हमने तेरे लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा है, बिल्कुल तेरी पसंद का। ऐसे ही अनोखी के लिए एक विक्रम नाम के लड़के का रिश्ता आता है। वो अपनी माँ लता, पिता निर्मल और छोटे भाई विवेक के साथ उनके घर आता है। विक्रम और उसके घर वालों को अनोखी देखते ही पसंद आ जाती है और थोड़ी देर के लिए विक्रम और अनोखी को बात करने के लिए उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है, जहां अनोखी विक्रम से बोलती है, विक्रम जी, मुझे टैटू बहुत पसंद है और मैं आगे चलकर एक टैटू आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। वो तो मुझे दिख ही रहा है कि आपको टैटू बनाने का कितना शौक है। थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। अरे कोई बात नहीं अनोखी जी, वैसे भी हम ओपन माइंडेड लोग हैं, सो थैंक यू मत बोलो। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और कुछ ही दिनों बाद परिवार वाले उन दोनों की शादी करवा देते हैं। अनोखी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है, पर उसका टैटू बनवाने का शौक कम ही नहीं होता। ऐसे ही वो एक दिन बाजार जाती है और अपनी कमर पर एक बहुत ही सुंदर सा टैटू बनवाकर घर आ जाती है, जिसे देखकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, अरे बहू, अरे ये क्या करवा लिया तूने? अरे तुझे चित्रकारी का इतना ही शौक है क्या, जो खुद पर ही चित्रकारी कर ली तूने? अरे माँ जी, आप नहीं समझेंगी, ये मेरा प्यार है, प्यार। आय हाय, अरे ज्वालामुखी की तरह क्यों फूटे जा रही है? अरे जो ठीक लगे वो कर तू। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। देखते ही देखते अनोखी अपने पूरे बदन पर तरह तरह के टैटू बनवा लेती है, जिसे देखकर लता का पारा हाई हो जाता है। अरे कलमुही, जरा भी शर्म नहीं आती क्या तुझे? अरे क्या करवा लिया तूने? अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा, बता? क्या बात है माँ जी, क्यों इतना चिल्ला रही हैं? क्या हो गया, बताऊं अभी तुझे? अरे ये सब क्या है? और कोई जगह बची है शरीर में तो वहाँ भी टैटू बनवा ले। नालायक कहीं की, चलती फिरती चित्रकला बन गई है एकदम। प्लीज माँ जी, मैंने आपको कहा था ना कि टैटू मेरा प्यार है और मैं जितने चाहे उतने बनवाऊंगी, और अगर आपने ज्यादा बोला ना तो मैं एक आधा आप पर भी छाप दूंगी। ओ मैडम जी, अब मुझे सिखाने चली हो क्या? अरे बेवकूफ लड़की, सुधर जा, तेरे अच्छे के लिए बोल रही हूँ। वक्त बीतता जाता है और दिन पर दिन अनोखी का टैटू लव बढ़ता ही जाता है और एक दिन वो गंजी हो जाती है और अपने सर पर भी टैटू बनवा लेती है, जिसे देखकर सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं और विक्रम गुस्से से तिलमिलाता हुआ बोलता है, अनोखी, क्या है ये?
बाल कहाँ गए तुम्हारे? अरे इतना भी क्या पागलपन टैटू का, जो तुमने अपने सर के बाल तक नहीं छोड़े। अरे बेटा, ये जो तेरी बीवी है ना, अरे पगला गई है ये। लगता है इसके दिमाग का इलाज करवाना पड़ेगा। अरे इसकी तो सोचने समझने की शक्ति ही खो गई है। पागल हो गए हैं क्या आप दोनों, जो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे मैंने किसी का खून कर दिया हो। अरे टैटू ही तो बनवाया है, और कुछ तो नहीं किया। देखो, मैंने कभी तुम्हें किसी चीज के लिए नहीं रोका, पर आज जो भी तुमने किया यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हारा साथ दिया था, इसलिए नहीं कि तुम खुद का ये हाल बना लो। बस कीजिए विक्रम जी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको कुछ ज्यादा ही बोल दूं। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर आज के बाद तुमने एक भी टैटू बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अनोखी। हाँ सही कह रहा है विक्रम। अरे ये तो चलती फिरती चित्र की किताब बन गई है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और अनोखी अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपनी सास और पति के खाने में नींद की दवाई मिला देती है, ताकि वो दोनों सो जाएं और वो अपना काम आसानी से और आराम से कर सके। दोनों के सोने के बाद अनोखी उन दोनों को गंजा कर देती है और दोनों के सर पर भी टैटू बना देती है। सुबह जब लता और विक्रम खुद को देखते हैं तो पूरे घर में भूकंप आ जाता है। अरे करमजली, नास पीटी कुल्टा, ये क्या कर दिया तूने? अरे मुझ पे ही चित्रकारी कर दी तूने। तभी वहाँ गुस्से से तिलमिलाता हुआ विक्रम आ जाता है। माँ, इसने आपके साथ ही नहीं मेरे साथ भी ये किया है, देखो। अरे नास पीटी, तेरे हाथ नहीं कांपे क्या ये सब करते हुए? अरे अपना बेड़ा तो गर्क किया ही, साथ में मेरा भी कर डाला। अब मैं तुम्हें एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे घर से, अभी की अभी। तो निकाल दो ना, किसने रोका है? मुझे भी कोई शौक नहीं आप जैसे लोगों के साथ रहने का, जो मेरे ही शौक के दुश्मन बने बैठे हैं। विक्रम जैसे ही अनोखी को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल रहा होता है, तभी वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। ये सब देखकर विक्रम जल्दी से अनोखी को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां उसके बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं और पता चलता है कि जरूरत से ज्यादा टैटू बनवाने की वजह से अनोखी को फर्स्ट स्टेज कैंसर हो गया है। ये बात सुनकर लता और विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विक्रम डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर, इसका कोई इलाज तो होगा? मेरी बीवी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी अनोखी जी का कैंसर फर्स्ट स्टेज पर है। अगर आप अभी अपनी वाइफ का सही से इलाज करवाते हो तो वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। विक्रम सबसे पहले अनोखी को उसकी बीमारी के बारे में बताता है और टैटू ना बनवाकर इलाज करवाने के लिए उसे समझाता है। अनोखी विक्रम की बात अच्छे से समझ जाती है और इलाज के लिए मान जाती है। वहीं इलाज के दौरान लता अनोखी की खूब सेवा करती है, जिसे देखकर अनोखी रोते हुए अपनी सास लता से बोलती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। मुझे इस उम्र में आपकी सेवा करनी चाहिए थी और मैंने अपनी नादानियों के चलते आप सबको इतनी मुसीबत में डाल दिया और आप सबको ये दिन देखना पड़ा। आई एम सॉरी माँ जी। अनोखी को अपनी गलतियों का बहुत पछतावा होता है और वो सभी से माफी मांगती है और घर में सब लोग उसको माफ कर देते हैं। कुछ ही दिनों में अनोखी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद वो शरीर पे बने अपने सारे टैटूज को रिमूव करवा देती है और अपने घर वालों से वादा करती है कि वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। जिसके बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। आशिका एक बहुत ही सुंदर और अमीर खानदान की लड़की थी। उसकी शादी आशीष नाम के एक लड़के से हो चुकी थी। आशिका के सास ससुर के स्वर्गवास के बाद उसकी छोटी ननंद शगुन की जिम्मेदारियां भी आशिका और आशीष के कंधों पर थी। ऐसे ही एक रात जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो शगुन चुपके से घर के बाहर जाती है और करीबन 3 घंटे बाद लौटकर वापस आती है। तभी आशिका पानी पीने के लिए उठती है और शगुन को
इस तरह से घर में लौटते हुए देख लेती है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती और चुप रहती है। सुबह जब सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं तो टेबल पर बैठे बैठे शगुन सो रही होती है और उसको जगाते हुए आशिका बोलती है, ओ मैडम, रात को कोई जंग लड़ने गई थी क्या, जो टेबल पे बैठे बैठे झपकियां मारी जा रही हो? अरे भाभी, वो बस मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। क्यों? अब मेरा मतलब था कि मेरा मन कर रहा है और सोने का। आज मौसम अच्छा था ना, तो नींद बड़ी अच्छी आ रही थी। अच्छा जी, पर ऐसा क्यों? पहले तो कभी मन नहीं हुआ तुम्हारा ऐसा। भाभी हद है मतलब। अरे मेरा मन है, जो कुछ भी करेगा मुझसे पूछ कर करेगा ना। अब मैं अपनी मर्जी से सो भी नहीं सकती क्या? आपको उसमें भी दिक्कत है? अरे ऐसा कुछ नहीं है सच में। छोड़ो भाभी, ऐसा है या वैसा है मुझे नहीं पता। हो गया मेरा नाश्ता, जा रही हूँ मैं कॉलेज। इतना बोलकर शगुन कॉलेज चली जाती है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। शगुन आए दिन छुप छुप कर किसी से मिला करती। ये सब देखकर आशिका को उसकी चिंता होने लगती है कि वो कहीं किसी गलत आदमी के चक्कर में ना आ जाए। उसकी ये सारी हरकतें देखकर आशिका उससे बोलती है, शगुन, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़का है क्या? अगर है तो तुम मुझे बता सकती हो। क्या बात कर रही हैं आप? आपका दिमाग तो सही है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी तुम मुझे अपनी दोस्त समझ के कोई भी बात मुझे बता सकती हो। शगुन वहाँ से पैर धमकाती हुई गुस्से से चली जाती है और आशिका अपने पति को इस बारे में सब बताती है, मगर उसका पति उल्टा उसी को डांट देता है। ऐसे ही एक रात शगुन फिर से छुपकर घर से बाहर जाती है और इस बार जब वो वापस लौटती है तो उसे इस तरह आते हुए आशिका रोक लेती है और गुस्से से उसे एक जोरदार तमाचा लगाकर बोलती है, अरे आखिर बात क्या है? तुम आखिर इतनी रात को बाहर क्यों जाती हो? आपको इन सब से क्या लेना देना? और एक बात बताओ, आपकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? अरे लेना देना है, तुम मेरे लिए मेरी बहन जैसी हो और मुझे तुम्हारी चिंता है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। आज तो आपने ये हिम्मत कर ली, लेकिन आज के बाद अगर आपने ये हिम्मत दोबारा दिखाई ना, तो आपकी औकात दिखाने में ना मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। इतना बोलकर शगुन अपने कमरे में आ जाती है। एक सुबह उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक महसूस नहीं होती और उसका जी मचलने लगता है, साथ ही उसे उल्टियां भी होने लगती हैं। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। ऐसे ही एक सुबह जब वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो ये बात अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके बताने की कोशिश करती है, मगर वो बहुत बार फोन करती है लेकिन उसका बॉयफ्रेंड फोन नहीं उठाता और उसका फोन बंद आने लगता है। ऐसे ही एक बार आशिका का छोटा भाई नमन उनके घर आता है। नमन को देखकर शगुन अपने मन में सोचती है, अब मेरे पास एक ही रास्ता है, मुझे और मेरे बच्चे को बचाने के लिए। शगुन नमन के पास जाकर उससे बोलती है, हाय नमन, कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ, तुम बताओ। दोनों बैठकर काफी देर तक बातचीत करते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और शगुन आए दिन नमन के करीब आने की कोशिश करती है। कभी जानबूझकर गिरने का नाटक करती तो कभी गलती से उसके कमरे में आ जाती, लेकिन नमन इस सब दिखावे को प्यार समझने लगता है। ऐसे ही जब एक दिन आशिका और आशीष कहीं घर से बाहर गए होते हैं तो शगुन इस बात का फायदा उठाने के बारे में सोचती है और नमन के जूस में कुछ नशीली दवाई मिला देती है, जिसके बाद नमन बोलता है, शगुन, मेरा सर पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा फटे जा रहे हैं। अच्छा, ये क्या कर रही हो तुम? इतना बोलकर नमन बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर बाद जब आकाशी और आशीष आते हैं तो शगुन रोने का दिखावा करती है, साथ ही अपने कपड़े भी फाड़ लेती है, बाल बिखेर लेती है और उसकी ये हालत देखकर उसकी भाभी उससे पूछती है, ये सब क्या है शगुन?
क्या हुआ तुम्हें? भैया भैया नमन ने नशे की हालत में मेरे साथ। कहाँ है वो? आशीष गुस्से से उसके पास जाता है और एक मग पानी सीधा उसके मुंह पर डाल देता है। नमन होश में आता है। आशीष उसको खींचकर एक जोरदार तमाचा लगाता है और उससे बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई कमीने, मेरी बहन के साथ ये सब करते हुए? लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। ज्यादा अपने भाई का पक्ष मत लो, और अगर लेना ही है ना तुम भी जा सकते हो यहाँ से। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। आपको जो बोलना है आप वो बोलिए। दीदी आप रहने दो ना। और जीजू सच में मैंने कुछ नहीं किया। बस मेरी बहन की बदनामी और तू इसका भाई है, बस इसलिए चुप हूँ। अगर आपको यही लगता है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन सच में मैंने ऐसा नहीं किया। अपनी बहन की इज्जत के बारे में सोचते हुए आशीष नमन को छोड़ देता है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब सभी घर वालों को पता चल जाता है कि शगुन माँ बनने वाली है और वो घर में सबको यही बताती है कि इस बच्चे का बाप नमन है। आशीष नमन को फोन करके अपने घर बुलाता है और उससे बोलता है, कमीने, आज तेरी वजह से मेरी बहन माँ बनने वाली है। अब तू इससे शादी करेगा, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा बच्चा नहीं है जीजू, जबरदस्ती मुझ पे क्यों डाल रहे हो ये? अगर तू शगुन से शादी नहीं करेगा तो मैं तेरी बहन को छोड़ दूंगा। नमन अपनी बहन की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए शगुन से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और नमन शगुन की सच्चाई सभी के सामने लाने के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाकर प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए उसका ब्लड सैंपल निकलवाकर एक डीएनए टेस्ट करवाता है, जिसमें उसे ये पता चल जाता है कि वो बच्चा नमन का नहीं है। वो शगुन को लेकर वापस उसके मायके जाता है और सभी के सामने ये सारा सच बता देता है। आशीष गुस्से से अपनी बहन को तमाचा लगाकर बोलता है, अरे शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? नमन, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम इसको छोड़ना चाहो तो कर सकते हो। नहीं जीजू, मैं एक लड़की की इज्जत को अच्छे से समझता हूँ। मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो भी किया सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए किया। मेरे अलावा उसका इस दुनिया में और है ही कौन, और मैं अपनी गलतियों की सजा अपने मासूम बच्चे को नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। सभी लोग शगुन को माफ कर देते हैं और एक बार फिर से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। कुछ ही समय बाद शगुन एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है और फिर सब लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये चालाक ननंद की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी ननंद? अगर हाँ तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।